नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हमारे इधर जो एसी रिपेयरिंग का कोर्स अभी चालू है उसका आज 15वां दिन है। तो आज तक हमने देख रहे हैं कि विंडो एसी के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो उसमें हम सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करते हैं, उसमें कौन से स्पेयर पार्ट आते हैं और उनके जो स्पेयर पार्ट की चेकिंग कैसे होती है, ये आज तक हमने सीख लिया। तो दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं कि विंडो एसी की जो वायरिंग रहती है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की जो वायरिंग है दोस्तों, यहाँ पे पीएससी वायरिंग है, विंडो एसी की पीएससी वायरिंग। यानी कि पीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या है दोस्तों? परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। यानी कि जो एक रनिंग कैपेसिटर के साथ जो वायरिंग होती है उसको बोलते हैं पीएससी वायरिंग। जो पीएससी वायरिंग रहती है ना दोस्तों, उसमें खाली एक ही कैपेसिटर रहता है। कौन सा कैपेसिटर? रनिंग कैपेसिटर। और दोस्तों, 1.5 टन तक जो भी एसी आती है उसमें खाली पीएससी वायरिंग रहती है। अगर 1.5 टन के ऊपर जो एसी रहती है ज़्यादा टन के, तो उसमें कौन सी वायरिंग आती है? उसमें जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर और जो वोल्टेज रिले आता है उनकी वायरिंग अलग रहती है। तो जो बड़े बड़े एसी रहते हैं, मतलब जो 1.5 टन के आगे एसी रहते हैं उसमें वो वायरिंग आती है, लेकिन जो 1.5 टन के अंदर की जो एसी रहती है उसमें ये पीएससी वायरिंग आती है। तो अभी पीएससी वायरिंग कैसे करेंगे ये अभी हम आज के जो क्लास होने वाला है उसमें सीख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ, फिल्टर, इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, हर शाम को आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड हर एक नया वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में आपका ये जो पीएससी का वायरिंग डायग्राम है वो निकाल के रख सकते हैं, ताकि बाद में आपको कभी आप रिपेयरिंग करने जाओगे या वायरिंग करने जाओगे, पीएससी वायरिंग या कौन सी भी एसी की वायरिंग रहने दीजिए, उसको आप बाद में देख के भी वायरिंग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके पास जो नोटबुक है उसमें वायरिंग का डायग्राम जरूर निकाल दीजिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएससी वायरिंग के अंतर्गत यहाँ पे कौन से स्पेयर पार्ट आते हैं इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पीएससी वायरिंग है उसमें 5 पिनों वाला जो सिलेक्टर स्विच आता है वो यहाँ पे आपको दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 पिनों वाला सिलेक्टर स्विच। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग मोटर। यहाँ पे बाद में स्विंग मोटर है, कंप्रेसर है, और जो यहाँ पे फैन मोटर है। बाद में यहाँ पे थर्मोस्टेट है, और जो रनिंग कैपेसिटर के साथ जो वायरिंग की जाती है यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों अभी ये पीएससी वायरिंग कैसी की जाती है ये अभी आपको मैं आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 पिनों वाला सिलेक्टर स्विच है। मैंने पहले भी आपको बताया 5 सिलेक्टर जो पिन है उसमें कौन से पॉइंट आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पिनों वाला जो सिलेक्टर स्विच रहता है उसमें हाई का एक पॉइंट आता है, लो का एक पॉइंट आता है और एक जो कॉम्प्रेसर का एक पॉइंट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ये मोटर है, मोटर में भी यहाँ पे 5 वायर आते हैं दोस्तों। तो अभी इसकी वायरिंग कैसे की जाती है बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो फेज आती है, जो बोर्ड से अपने पिन टॉप से जो पिन से जो फेज आती है, सबसे पहले हमें कहाँ पे देना है दोस्तों? इस फेज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इन वाला पॉइंट है, जो सिलेक्टर स्विच का जो इन वाला पॉइंट है उसमें देना है। और बाद में जो दूसरा वाला जो पॉइंट है आउट वाला, उसमें से जो हमें आउट करना है, क्या करना? आउट फेज वाला जो वायर है आउट करके कहाँ पे देना है? जो स्विंग मोटर का स्विच है वहां पे देना है। स्विंग मोटर स्विच में ऊपर भी दे सकते हैं या नीचे भी, कहाँ पे भी आप ये वाला फेज वाला दे सकते हैं। बाद में दूसरे पॉइंट से हमें क्या करना है? आउट करना है। फेज आउट करके जो स्विंग मोटर का पॉइंट है फेज वाला, उसको यहाँ पे हमें फेज दे देना है। यहां तक फेज की वायरिंग हो गई। अभी दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जो सिलेक्टर स्विच है जो भी वायर निकलती है वो सभी फेज है, इसमें न्यूट्रल नहीं आती है या न्यूट्रल नहीं निकलती। इसमें से जो भी निकलती है सब फेज निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पे कौन सा पॉइंट है? 1 नंबर मतलब यहाँ पे हाई का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हाई का पॉइंट है ये कहाँ पे जाएगी? ये जो मोटर का हाई पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोटर पे लिखा रहता है, इसके ऊपर जो स्टिकर लगाया जाता है तो इसमें लिखा जाता है कि हाई वाला कौन सा है, लो वाला कौन सा है और कॉमन कौन सा है, और इसमें जो कैपेसिटर के 2 वायर रहते हैं वो कौन से, यहाँ पे आपको लिखा जाता है उस स्टिकर के ऊपर। उसी के अनुसार आपको वायरिंग करना है दोस्तों। अभी दोस्तों, जो हाई वाला पॉइंट है वहां से एक जो फेज निकलेगी, कहाँ जाएगी? जो हाई का जो पॉइंट है, हाई का जो वायर है मोटर का, उसमें ये हाई वाला पॉइंट चला जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो 4 नंबर का पॉइंट है इस सिलेक्टर स्विच का, वो कौन सा है? लो वाला पॉइंट है। यानी कि लो से जो यहाँ से फेज निकलेगी, जो पॉइंट से इस वायर निकलेगी, कहाँ चली जाएगी? जो लो वाले वायर है मोटर के उसमें ये चली जाएगी। अभी इसमें कौन सा पॉइंट बाकी रहेगा? कॉमन। और ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर कौन से? यहाँ पे जो कैपेसिटर के जो सिंबल दिए जाते हैं वहां पे क्या होगा? ये 2 वायर कैपेसिटर में चले जाएंगे।
ये जो इसका जो कैपेसिटर रहता है इस मोटर का, उसमें ये 2 वायर उसमें लग जाएंगे। जो कंप्रेसर का पॉइंट है, सिलेक्टर स्विच है, जो कंप्रेसर से के लिए जो वायर चले जाते हैं, वो उस पॉइंट से वायर, फेज वाली वायर निकल के कहाँ चली जाएगी, कंप्रेसर के लिए ये जाने वाली है। तो कैसे जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से जो फेज निकलती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएगी, थर्मोस्टेट के लिए चली जाएगी। कहाँ पे जाएगी, थर्मोस्टेट के लिए ये फेज निकल के चली जाएगी। कहाँ से, सिलेक्टर स्विच का जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है वहां से निकल के पहले थर्मोस्टेट के लिए चले जाएगी। अभी यहाँ पे थर्मोस्टेट में कौन से भी पॉइंट को आप ये फेज वाले वायर दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो या नीचे भी दे सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें से आउट होके अभी रनिंग कैपेसिटर के लिए चले जाएगी। दोस्तों ये थर्मोस्टेट कैसे काम करता है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों इसमें से जो आउट वाला पॉइंट है उसमें से एक फेज निकल के कहाँ चले जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह जो रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट है उसमें चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग कैपेसिटर में यहाँ पे 4 पॉइंट दिए जाते हैं। यहाँ पे 2, इस साइड पे 2 और इस साइड पे 2। ये जो 2 पॉइंट है एक ही है और ये जो 2 पॉइंट है एक ही है। अभी जहाँ पे फेज आई है, जहाँ पे जिस पॉइंट में फेज चली गई है उसी पॉइंट से दोस्तों कंप्रेसर के लिए रनिंग वायर चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी दूसरी पॉइंट से यहाँ पे जो रनिंग पॉइंट है, जो रनिंग टर्मिनल है कंप्रेसर का, वहां पे चली जाएगी। अभी जो बाकी के और 2 पॉइंट है यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर के, उसमें से 2 पॉइंट्स में एक वायर निकलेगी और जो कहाँ चली जाएगी, जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे चली जाएगी। इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ पे जिस पॉइंट में फेज वायर लगाई जाती है उसी पॉइंट से फेज वायर कहाँ चली जाएगी, ये जो रनिंग वाला टर्मिनल है कंप्रेसर का उसमें चली जाएगा। और जो दूसरे बाकी के 2 पॉइंट है इस रनिंग कैपेसिटर के, उसमें से एक वायर निकल के ये जो कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसमें चले जाएगा। अभी यहाँ पे कॉमन की यानी कि न्यूट्रल की वायरिंग अभी बाकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेज की वायरिंग जो पूरी हो गई है, यानी कि जहाँ पे फेज हमें वायरिंग देना था वहाँ पे फेज वायर पहुँच गई है। अभी हमें जो न्यूट्रल की वायरिंग है वो यहाँ पे हमें न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल की वायर है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल की वायर सबसे पहले कहाँ चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सबसे पहले मोटर को ही देना है। ये जो न्यूट्रल वायर है ये आप कहाँ पे भी दे सकते हो, पहले स्विंग मोटर को भी दे सकते हो या फैन मोटर को दे सकते हो या कंप्रेसर को दे सकते हो, लेकिन उसमें से आप निकाल के बाद में हर जगह पे ये न्यूट्रल वायर पहुँचाना है। अभी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो कॉमन वाला पॉइंट है फैन मोटर का उसमें हमें न्यूट्रल दे देना है। बाद में उसी में से दोस्तों एक वायर निकालना है हमें, उसी में से एक वायर निकल के कहाँ पे देना है हमें, ये जो स्विंग मोटर का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे देना है। यानी कि स्विंग मोटर को फेज और न्यूट्रल मिल गई। जैसे अभी स्विंग मोटर का स्विच ऑन होगा ये काम करने लगेगी। बाद में उसी में से एक वायर निकाल के हमें दोस्तों जो कंप्रेसर का कॉमन वाला पॉइंट है वहाँ पे न्यूट्रल पहुँचा देना है। यहाँ पे वायर न्यूट्रल वाली वायर दे देना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो फेज और न्यूट्रल वायर है यहाँ पे इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से दोस्तों पीएससी वायरिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों ये पीएससी अभी ये सिलेक्टर स्विच कैसे काम करता है या थर्मोस्टेट कैसे काम करता है ये भी बताने वाला हूँ। सिलेक्टर स्विच का जो नॉब है यहाँ पे, जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये 3 जो पॉइंट है नीचे वहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगा। तो सप्लाई कहाँ चले जाएगा, ये ऑफ होने के बाद भी दोस्तों यहाँ से जो आउट वाला पॉइंट है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग मोटर का, वो वहाँ पे चली जाएगी। यानी कि ये नॉब ऑफ रहने के बाद भी अगर यहाँ से स्विच ऑन करोगे हम, मतलब जैसे हम स्विंग मोटर को ऑन कर देंगे दोस्तों, उसका जो हवा का जो फ्लो है लेफ्ट राइट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों ये स्विंग मोटर को काम करती है। अभी दोस्तों जैसे हम ये जो सिलेक्टर स्विच का नॉब है उसको हम पहली बार घुमाएंगे, पहली बार घुमाने के बाद दोस्तों इसका जो सप्लाई है, इसका जो फेज है कहाँ पे चले जाएगा, ये 1 नंबर पॉइंट पे चला जाएगा। कल के क्लास में हमने देख लिया दोस्तों कि सिलेक्टर स्विच को कैसे चेक करते हैं। तो हमने कल बताया था कि दोस्तों यहाँ पे पहली बार घुमाने के बाद दोस्तों एन और 1 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे जो सीरीज लैंप का जो लैंप है वो जल जाएगा। ये क्यों जलता था दोस्तों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे जो एन सप्लाई किया रहता है पहली बार घुमाने के बाद ये वाला सप्लाई कहाँ पे छोड़ेगा, 1 नंबर पे छोड़ेगा। अभी 1 नंबर का सप्लाई कहाँ पे जाता है, 1 नंबर का सप्लाई खाली यहाँ पे मोटर के लिए जाएगा। तो 1 नंबर घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पे खाली ये फैन मोटर चलने लगेगी, वो भी हाई स्पीड से।
अभी यहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। दोस्तों सिलेक्टर स्विच को एक बार घुमाओगे पहली बार तो क्या होगा, यहाँ पे खाली फैन मोटर चलने लगेगी, यानी कि खाली आपको हवा मिलने लगेगी, वो भी हाई स्पीड से। अगर दूसरी बार हम इस नॉब को घुमाएंगे, दूसरी बार इस नॉब को अगर हम घुमाएंगे सिलेक्टर स्विच को, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कहाँ पे सप्लाई मिलेगा, यहाँ पे ये जो कंप्रेसर का जो पॉइंट है, ये जो कंप्रेसर का पॉइंट है यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, और जो फैन मोटर का पॉइंट है उसको सप्लाई मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा दूसरी बार घुमाने के बाद, और जो फैन मोटर है वो फैन मोटर भी यहाँ पे चलने लगेगी, लेकिन इसका जो स्पीड है लो रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो 4 नंबर का पॉइंट है कहाँ पे चला गया है, इसका जो लो वाला पॉइंट है, जो लो वाली वायर है उसमें चला गया है। इसलिए दोस्तों दूसरी बार अगर आप नॉब घुमाओगे तो यहाँ पे कूलिंग तो चालू हो जाएगी, लेकिन इसका जो स्पीड है फैन मोटर का वो लो रहेगा। अभी दोस्तों हम तीसरी बार जैसे ही नॉब को घुमा देते हैं, तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों इसका सप्लाई तो कंप्रेसर के ऊपर तो चालू ही है। तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों जो कंप्रेसर का सप्लाई है वो तो चालू ही रहेगा, लेकिन तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों जो हाई वाला फैन मोटर है यहाँ पे सप्लाई जाएगा। अभी तीसरी बार घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगा 4 नंबर पे, तो डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएगा, कंप्रेसर का जो पॉइंट है उसमें, और जो हाई वाला स्पीड फैन मोटर का जो वायर है वहाँ पे सप्लाई चला जाएगा। यानी कि जैसे ही हम तीसरी बार सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे तो कहाँ पे सप्लाई जाएगा, ये कंप्रेसर के लिए चला जाएगा, और जो फैन मोटर है वो हाई स्पीड में चलने लगेगी। मतलब हमें जो कूलिंग मिलने वाली थी वो हाई स्पीड से कूलिंग मिलने लगेगी। इसी तरह से दोस्तों ये सिलेक्टर स्विच काम करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये कंप्रेसर के लिए जो वायर निकलती है फेज, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ चली जाएगी, थर्मोस्टेट के ऊपर चली जाएगी। अभी थर्मोस्टेट क्या करेगा दोस्तों, अभी यहाँ से कूलिंग तो चालू हो गया, अभी यहाँ पे हाई स्पीड में कूलिंग चालू है, क्योंकि हमने तीसरी बार यहाँ पे नॉब को घुमाया है, यानी कि हाई स्पीड में ये फैन मोटर पे घूम रहा है, और ये जो कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई गए है वो भी यहाँ पे चालू है। हमारे रूम में अभी हाई स्पीड से कूलिंग चालू है, इसलिए दोस्तों हमारी रूम तो पूरी ठंडी होती जाएगी। हमारी रूम पूरी ठंडी होने के बाद दोस्तों थर्मोस्टेट है ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे हमने जितना हमें कूलिंग चाहिए उतना कूलिंग आने के बाद स्प्रिंग है ऊपर चली जाएगी, यानी कि सिकुड़ती जाएगी ठंडाई आने के बाद, रूम में ठंडाई आने के बाद ये स्प्रिंग ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउट वाला सप्लाई है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो आउट वाला सप्लाई कट होने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा क्या, खाली सिर्फ यहाँ पे फैन मोटर ही चालू है। अभी यहाँ पे कंप्रेसर बंद है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे रूम में जितना हमें कूलिंग चाहिए, जितने हमें ठंडाई चाहिए रूम के अंदर, उतने आने के बाद ये थर्मोस्टेट सिर्फ यहाँ पे कंप्रेसर को बंद करेगा। बाकी की जो सिस्टम है जैसे चालू थी वैसे ही चालू रहेगी, सिर्फ यहाँ पे कंप्रेसर बंद रहेगा। बाद में जैसे ही ठंडाई कम हो जाती है, जैसे ही रूम के अंदर की कूलिंग कम हो जाती है, तो क्या होगा, जैसे ही इस थर्मोस्टेट को समझता है कि उसके समझ में आ जाता है कि रूम के अंदर की जो ठंडाई है, जो कूलिंग है, वो अगर कम हो जाती है तो ये सेंसर बाद में क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग है ये नीचे चली जाएगी। नीचे चलने के बाद कहाँ पे टच होगी, जो आउट वाला पॉइंट है, जो आउट वाला फेज का पॉइंट है वहाँ पे टच होगी। टच होने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे सप्लाई चला जाएगा, फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देख लिया है कि विंडो एसी की पीएससी वायरिंग कैसी की जाती है और उसमें से का हर पार्ट कैसे काम करता है, यह हमने आज की क्लास में देख लिया। दोस्तों जो कल का क्लास होने वाला है उसमें CSR वायरिंग कैसी की जाती है यह अभी हम देखने वाले हैं।